हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका गुरु आस्था कैरियर क्लासेस पे आप स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया था और दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण से संबंधित हमने प्रतिबिंब बनाना सीखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है इस वीडियो में। अपवर्तन कैसे होता है यह देखना है और अपवर्तन से संबंधित अपवर्तनांक क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको जरा समझते हैं हम लोग। मान लो यह हमारा क्या है, पहला माध्यम है वायु। ठीक है, यह हमारा माध्यम एक है, माध्यम एक, और यह दूसरा माध्यम हमारे पास है, यह माध्यम दो, माध्यम दो जो कि जल है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं और इस प्रकाश किरण को माध्यम एक से माध्यम दो की ओर डालते हैं। तो जब हम प्रकाश किरण को डालेंगे तो होगा क्या कि यह जो प्रकाश किरण है यह जिस रास्ते पर इसको जाना चाहिए था, मान लो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधा ना जाके यह क्या करेगा, अपने रास्ते को इस प्रकार से बदल लेगा। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बोला। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते को बदल लेती है, वह अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस फिगर को और बढ़िया समझते हैं हम लोग। यह जो प्रकाश आने वाली है, यह आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। और यह जो प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरी है उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर हम क्या डालते हैं, एक लंब रेखा डाल देते हैं और यह लंब रेखा क्या कहलाती है बच्चा, अभिलंब। अभिलंब। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यह प्रकाश किरण इसको सीधा जाना चाहिए था इस डॉट डॉट लाइन पे, लेकिन इसने क्या किया, अपना मार्ग बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया। ठीक, तो यह जो प्रकाश किरण बाहर की ओर जा रही है, ये वाली प्रकाश किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब हमको देखना है आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा होगा, इस कोण को आई से दिखाते हैं। यह जो अपवर्तित किरण है और यह जो अभिलंब खींचा है, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, उसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, जहां पर आई जो होता है वह हमारा आपतन कोण होता है। जहां कोण आई जो होगा वह आपतन कोण है और कोण आर जो है वह आपका अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण। ठीक, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण, और यह जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब जो हमने खींचा उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम को, कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ये आपको याद दिला दें कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम उस माध्यम को बोलते हैं जो गाढ़े टाइप के होते हैं, ठीक है, और विरल माध्यम उसको बोलते हैं जो कम गाढ़े होते हैं। जैसे कि हमने तेल ले लिया और पानी ले लिया, तो इन दोनों में सबसे गाढ़ा कौन है, तेल है। ठीक है, तो तेल जो होगा हमारा सघन माध्यम कहलाएगा और जो पानी है वो हमारा उस हिसाब से विरल माध्यम कहलाएगा। ऐसे ही यदि हम शीशा ले लें और पानी ले लें, यानी ग्लास और वाटर ले लें, तो जो ग्लास है वह ज्यादा गाढ़ा पड़ता है, इसके वजह से जो ग्लास होगा वह हमारा सघन माध्यम कहलाएगा और जो हमारा पानी है वह क्या कहलाएगा, विरल माध्यम।
ठीक, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो होता क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह इसका रास्ता, इसको सीधा जाना चाहिए था, यह हमारा अभिलंब है, इसी की तरफ क्या करेगी, झुक जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इसके बाद जब प्रकाश किरण, अब इस वाले फिगर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस वाले फिगर में क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह देखो अभिलंब से दूर हट जा रही है। यहाँ हमारा अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। चलिए समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। पहला उदाहरण क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। जैसे कि हमारा ये स्विमिंग पूल है और जो स्विमिंग पूल का तल वास्तव में जो है वह आपका 5 मीटर है, लेकिन जब इसमें पानी भर दिया जाता है और जब आप इसको देखते हो इसका तल आपको लगता है कि यह काफी पास में 3 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। इस टाइप का हमको आभास होता है। ठीक है, यह बात हमको क्लियर हो गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है, पानी के में आंशिक रूप से डूबी हुई, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास में हमने पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद जब हम इसमें पेंसिल डुबोएंगे इस प्रकार से, तो पेंसिल जो है ये इस प्रकार से आपको टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक, पेंसिल आपको कैसी दिखाई देगी बच्चा, टेढ़ी दिखाई देगी। इसको सीधा दिखना चाहिए था, लेकिन पेंसिल जो होगा वह आपको टेढ़ा दिखाई देगा। तीसरा एग्जांपल क्या है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। यानी कांच के गिलास में पड़ा जो नींबू होगा उसका जो वास्तविक आकार होगा वो आपको बड़ा प्रतीत होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक गिलास है और नींबू का जो आकार है इतना बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी गिलास में भर के इस नींबू को इसमें डालोगे इसका आकार आपको बड़ा दिखाई देगा। ये सब जो घटनाएं हैं बच्चा आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक, और आखिरी आपका है कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से देखने पर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं कि जो ग्लास स्लैब होता है, जो हमारा इतना मोटा कांच होता है, उस मोटे कांच का एक स्लैब लेके लिखे हुए वस्तुओं को जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो लिखी हुई वस्तुएं हैं थोड़ी ऊपर उठ के आ गई हैं। ठीक, यह हमारे 4 उदाहरण किसके लिए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण के रूप में है। और भी उदाहरण होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा इसको, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यह हमारे पास एक आयताकार स्लैब है जो कि आयत के आकार का दिखाई दे रहा है। अब इस आयताकार स्लैब में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश की किरण अंदर डाल रहे हैं। तो यह जो प्रकाश किरण अंदर जा रही है इसको नाम देंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, यह देखो ओ बिंदु पर पहुंच रही है। जाहिर सी बात है यह बाहर हमारा कौन सा माध्यम होगा, वायु है, तो वायु होगा तो यह कौन सा माध्यम, विरल माध्यम होगा। और यह हमारा कांच है, तो यह कांच है तो बच्चा कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम।
ठीक। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह क्या हो गया कि अभिलंब की ओर झुक गई है। जो हमने लाइन खींची है क्या हमारा अभिलंब है, यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अब झुकने के बाद यह पहुंची दूसरे सरफेस पे, दूसरे सतह पे पहुंची। अब यहां पर पहुंचने के बाद अब प्रकाश किरण जो है बाहर निकलना चाहती है, सघन माध्यम में भी फंसी हुई है। अब सघन माध्यम से कहां जाना है इसको, विरल माध्यम में जाना है। तो विरल माध्यम में अब इसको जाना है वायु, यानी विरल माध्यम का मतलब क्या, वायु में इसको जाना है। तो हमने क्या पढ़ा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां पर क्या हो गया, यह हमारा अभिलंब है, प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था इस वाले रास्ते पे, लेकिन वह क्या होगा कि अपने रास्ते को चेंज कर लेगी और वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही बच्चा होता है घटना हमारा किसमें, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन में। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी, फिर से सुन लीजिए। यह हमारी आपतित किरण है। यह आपतित किरण जब आयताकार स्लैब पर पहुंचती है तो होता है इसका अपवर्तन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब जैसे ही यह पहुंचती है दूसरे सतह पे, तो दूसरे सतह पे पहुंचने के बाद इसका फिर से अपवर्तन होता है और यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो होगा क्या कि वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह हमारा अभिलंब है, इसको सीधा जाना चाहिए था इस रास्ते पे, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गई है। अब इस केस में क्या होता है कि आपतित किरण और निकलने वाली किरण, यह दोनों के दोनों अपने रास्ते को बदल लेते हैं। ठीक है, तो यह जो बाहर प्रकाश किरण निकल रही है इसको नाम दिया जाता है निर्गत किरण। यह जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है इसको नाम देते हैं निर्गत किरण। ठीक, यह जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है इसको नाम देंगे निर्गत किरण। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक और जुड़ जाता है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है उसको एक बार सुन लीजिए। पार्श्विक विस्थापन इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब प्रकाश किरण कांच स्लैब से गुजरता है तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। देखो कहने का मतलब क्या है, यह आपकी आपतित किरण थी, इसको हम सीधा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इस तरह से बढ़ा दिया आपने। ठीक, यह हमारी निर्गत किरण थी, इस निर्गत किरण को क्या करो आगे की तरफ बढ़ा दो। अब यह आपतित किरण यह वाली थी और निर्गत किरण यह वाली, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, यानी यह कम से कम जो दूरी आपको दिखाई दे रही है यह वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाती है आपकी पार्श्विक विस्थापन। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि यह निर्गत किरण और आपतित किरण, यह जो हमारी किरण आ रही थी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से नोट कीजिए इस चित्र को। हम देखते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखिए। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन के आपके दो नियम हैं, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्या बोला गया है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया था, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। यह नियम जो होता है प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार एकदम सेम होता है, बस फर्क इतना होता है कि उसमें परावर्तन शब्द यूज किया जाता है और इस वाले में अपवर्तन शब्द यूज किया जाता है। दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या कोई क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पेपर में कई बार आया है। ठीक है, तो समझिएगा क्या बोला गया है, साइन आई बटा के साइन आर, साइन आई बटा के साइन आर। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो साइन आई बटा के साइन आर जो होगा एक स्थिरांक होगा और स्थिरांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा कि साइन आई बटा के साइन आर जो होता है, साइन आई बटा के जो साइन आर जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, एक स्थिरांक के बराबर होता है।
और यही जो स्थिरांक है यह क्या कहलाता है बच्चा, आपका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, यही जो स्थिरांक है इसी स्थिरांक को क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तनांक। ठीक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी। आप फिर से सुन लीजिएगा कि साइन आई बटा के साइन आर जो होता है उसको हम स्थिरांक बोलते हैं, और यही जो स्थिरांक है क्या कहलाता है, आपका अपवर्तनांक कहलाता है। फिर उसके बाद यह जो अपवर्तनांक होता है इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहां पर जो यन आया है, यन क्या है उसके बारे में समझते हैं। यन जो होता है यह बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, यन क्या होता है, यन अपवर्तनांक होता है, और यन को लिखते कैसे हैं, यन बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के। ठीक, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने किताब में देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से शब्द लिखे हुए आते हैं, N12 करके, या फिर N21 करके, या फिर N1 करके, या फिर N2 करके। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्द लिखे हुए देखने को मिलते हैं। और इन शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, आइए इन शब्दों को पढ़ना हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हम सीखेंगे, फिर उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जरा एक बात समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक प्रकाश किरण है जो हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यह हमारी एक प्रकाश किरण है जो कि माध्यम एक से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यह माध्यम एक है। माध्यम एक से कहां जा रही है, माध्यम दो में जा रही है। ठीक है, यह माध्यम दो में जा रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जब प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाएगी तब इसको लिखेंगे कैसे, इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखो माध्यम एक में प्रकाश की चाल मान लेते हैं क्या है, v1 है। माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखो पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका यह है कि हम इसको पीछे की साइड से पढ़ते हैं। किधर से पढ़ते हैं बच्चा, पीछे की साइड से। जब चाल की बात हो तो हम इसको पीछे की साइड से पढ़ेंगे। किस प्रकार से पढ़ना है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम एक में प्रकाश की चाल। ये जो दो होगा उसको हम दूसरा माध्यम बोलेंगे, अब माध्यम एक जो होगा उसको हम पहला माध्यम बोलेंगे। तो जो पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे लिखते हैं। फिर से सुनना, लेफ्ट साइड से, इधर से, ठीक है, इधर से हम काउंट करेंगे। जो पहले नंबर आएगा उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो बाद में नंबर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर दो जो आया है पहले आया है तो इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, फिर उसके बाद जो पहले आता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहां पर एक पहले आ गया, इसको क्या करो, नीचे लिखो, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, ऐसे ही N21 को कैसे लिखा जाएगा, यहां पर हमने क्या देखा, 1 पहले आया है इस साइड से तो इसको ऊपर लिख दो, 2 बाद में आया उसको नीचे लिख दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल।
ठीक, अब चलिए इन दोनों को समझते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। N1 लिख दिया, N2 लिख दिया, यानी एक इसके N से लगा हुआ हिस्सा तो दे दिया, लेकिन इसके दूसरे हिस्से को खाली कर दिया, और जिस जगह पे यह खाली स्थान छोड़ दे रहा है उस जगह को हम बोलेंगे निर्वात। निर्वात का मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, जैसे कि निर्वात का मतलब यह जहां पर वायु तक उपस्थित न हो। लेकिन यहाँ इस अध्याय में निर्वात को हम वायु मानकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हमको क्या समझना है, जहां पर यह खाली स्थान दे दिया है, जहां पर इसने कुछ नहीं लिखा है, उसको हम निर्वात मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे यदि खाली है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक, इस बार अब बचा हमारा N2। N2 को इधर देख लेते हैं साइड में। N2 कैसे लिखेंगे, देखो 2 के बगल में यह वाली जगह खाली है, जहां पे जगह खाली है उसको निर्वात मान लो और लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करो। खाली जगह के लिए निर्वात लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, उसके बाद पहला स्थान लिख लिया, इधर वाले दूसरे स्थान को, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, इस प्रकार से हमको लिखना है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमको लिखना कैसे है, कि इस साइड से काउंट करना है, जो पहले आएगा उसको ऊपर रखना है, जो बाद में आएगा उसको नीचे रखना है। ठीक है, और उस चाल के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दिया गया। अब जरा थोड़ा और देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। N12 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है, V2 है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है, V1 है। ठीक है, ऐसे ही माध्यम 2 और माध्यम 1, तो ये माध्यम ऊपर क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1, और नीचे क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है, तो V2 रख लेते हैं। इसमें देखो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि प्रकाश के परावर्तन में आपको पढ़ा दिया गया था। और जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम फिजिक्स में C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो निर्वात में प्रकाश की चाल है इसे हम C से दिखाएंगे, और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जो है वह V1 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल C हो जाएगा, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 हो जाएगा। यह बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि एक बार N1 अपॉन में N2 निकाल के देखते हैं। एक बार क्या करते हैं, N1 अपॉन में N2 निकाल के देखते हैं आता क्या है। ठीक, तो जरा निकालते हैं। लिखेंगे अब N1 अपॉन में N2 यदि निकालें तो क्या आ रहा है, N1 का मान क्या है, C अपॉन में V1 हमने निकाला था, C अपॉन में V1 लिख दो। N2 का मान क्या निकाले हो, C अपॉन में V2 निकाले हो। देखो यह V1 नीचे आएगा और V2 घूम के ऊपर जाएगा, तो N1 अपॉन में N2 हमारे पास क्या जाएगा, V2 अपॉन में V1। यह जो V2 अपॉन में V1 है, देखो यह V2 अपॉन में V1 किसका मान है, V2 अपॉन में V1 यह बच्चा N12 का मान है। यानी V2 अपॉन में V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N12। यह बात समझ में आई कि N12 यदि लिखा हो तो इसको हम N1 अपॉन में N2 भी लिखा सकते हैं। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि N21 या फिर N21 को पढ़ते कैसे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है,
इसको हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हम किधर से पढ़ना शुरू करेंगे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कहने का मतलब क्या कि इसको पढ़ना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ना है माध्यम एक का अपवर्तनांक। क्या पढ़ना है? इधर से इसको पढ़ना शुरू करो। 1 2 पहले लिखा है ना, तो पढ़ना कैसे है? माध्यम एक का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको पढ़ने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ऐसे ही 2 1 लिख दिया तो क्या करेंगे? देखो 2 पहले आया है, 2 को पहले पढ़ो। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि इसी चीज को बदल के दे देगा, 1 और 2 को नाम दे देगा। जैसे कि उसने लिख दिया NaG। ए का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास। ए का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास। ए का मतलब एयर, एयर का मतलब हवा, और जी का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है? ए का मतलब क्या है? एयर है, तो इसको लिखेंगे कैसे? माध्यम 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके रुक जाना, इसको क्या लिखेंगे? ए फॉर एयर है, एयर का मतलब हवा, हवा का मतलब वायु, तो वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। जी फॉर ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, तो यहां पर माध्यम एक इस वाली जगह पे क्या हो जाएगा? कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को जल्दी से। कभी कभी पेपर वाला क्या करता है, कहता है ठीक है हम ऐसे न देंगे, आपको थोड़ा बदल के देते हैं। बदल के देने का मतलब क्या? बोलेगा कि मान लो हम तुमको इस प्रकार दे दिए, 1 को आगे कर दिए, 2 को पीछे कर दिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? इसको भी हल करने का तरीका है। ध्यान दीजिएगा कि यदि 1 पहले आ रहा है तो जो इस साइड वाली वैल्यू थी सापेक्ष वाली, वो आगे आ गई उठ के, तो इसको पढ़ना कैसे है? माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी जगह पे यदि हम ए और जी लगा के देखें तो ANG लिख दिया हमने, तो ए पहले आया है, तो माध्यम 1 क्या हो गया हमारा? हवा हो गया, यानी वायु। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, और जी फॉर ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, तो यहां पर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। यह बात क्लियर हो गई होगी पांचों की पांचों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन। यह जान जाना कि आपके एग्जाम में अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स होता है इस टॉपिक से। ध्यान दीजिएगा इसको। बोला क्या है? यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी हमको हल में क्या दिया है? जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल यानी VA दिया है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × वायु में प्रकाश क्या, वैसे हम C से दिखा लेते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल यानी VG का मान हमको दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ जल है ना, वाटर, W। ठीक है, VW। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमसे क्या पूछा है? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक यानी NG का मान हमसे पूछ लिया है। तो हमने एक बात सीखी थी, NG, जी के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? निर्वात होगा।
ठीक, निर्वात को ही क्या माने थे, हम बताए थे बच्चा आपको, वायु मान के चलेंगे। तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा के जल है ना जी, W करेंगे। यहाँ पे कहें बार बार हमसे आज गलतियां हो रही हैं, W लिखेंगे। W का मतलब जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, तो NW हम निकालना है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह मान इससे कट जाएगा, आपके पास बचेगा 3/2.26। अब इसको हल करेंगे और हल करने के बाद जो हमारा मान आएगा वह लगभग आएगा 1.33। ठीक, यानी NW का जो मान आएगा वह आपका 1.33 आएगा। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब देखते हैं नोट को। इस नोट में से कम आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलता है किसी न किसी सेट में, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है नोट 1 में, वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, और यह जो होता है यह सबसे कम होता है। सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है, वायु का। इसके बाद जल का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52 का होता है, और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह आपका 2.42 होता है, और जो कि सबसे अधिक होता है। और यह जो चौथा क्वेश्चन है, यह चौथा पॉइंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पेपर में आपके कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कौन से धातु का या फिर कौन से तत्व का या फिर कौन से चीज का होता है। तो क्या होता है बच्चा आपका, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, और यह सबसे अधिक होता है। जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग अपने गोलीय लेंस को, कि गोलीय लेंस क्या होता है। ठीक है, यहां से आपका होता है मेन चैप्टर अध्याय शुरू, अपवर्तन का। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि लेंस कैसा होता है, क्या होता है। बोला क्या गया है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, उसको गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि मान लो हमारे पास कोई दो गोला है, वह दो गोले इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन दो गोलों से मिलके यह जो हमारा निकाय बन के तैयार हुआ है, यहाँ पे यह जो निकाय होगा, इसी निकाय को क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस। ठीक, यह दो गोलों से मिलकर जो तैयार हुआ हमारा निकाय, यह क्या कहलाएगा, गोलीय लेंस। एक और देखना, जैसे हमारे पास यह दो गोला है, इन दो गोलों से मिलकर हमने क्या किया, एक निकाय बना लिया। कुछ इस प्रकार है, दो गोलों से हमने क्या किया, एक निकाय बना लिया। अब ये जो निकाय है, यही निकाय क्या कहलाएगा, हमारा गोलीय लेंस कहलाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो निकाय हमने बनाया है, यह निकाय पारदर्शी होते हैं। ठीक, तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, यह किनारों पर पतला, यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। ठीक है, देखो यह किनारों पर कैसा है, पतला है, और बीच में कैसा है, मोटा है। ठीक, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जो उत्तल लेंस होता है इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या, ये प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर जाके मिले तो उसको बोलते हैं अभिसारी। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, जिसके वजह से उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। वहीं पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस जो होता है वह किनारों पर मोटा होता है। ठीक, और बीच में कैसा होता है, पतला। किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। देखो यहाँ पर किनारों पर कैसा है, मोटा है, और बीच में कैसा है,
पतला है, और इसी लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यह जो होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, फिर से सुनिएगा, अवतल लेंस जो होता है प्रकाश के किरणों को फैला देता है, जिसके वजह से अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, और जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, जिसके वजह से उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिएगा और फिगर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही है सभी के सभी, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा मेरे चैनल का नाम गुरु आस्था कैरियर क्लासेस बाय राहुल सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस सभी चीजों को, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक। कल के लिए अब चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनने का नियम। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं O, ठीक है। यह जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं F1, यह जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं F1 to F1, ठीक है। यह जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं F2, और यह जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं 2F2, ठीक। तो यह जो F1 होता है यह प्रथम मुख्य फोकस होता है, ये जो F2 होता है द्वितीय मुख्य फोकस होता है, ठीक है। और ये जो 2F1 हमने लिखा है यह वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक, सॉरी वक्रता केंद्र होता है, प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है। अब चलते हम लोग, देखो क्या क्वेश्चन बोला गया, क्या पॉइंट है। पहला रूल हमारा, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो कहने का मतलब क्या है, यह हमारा जो लाइन होता है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन यदि इस लेंस के पास पहुंचती है तो लेंस से यह अपवर्तित होकर हमेशा F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई आपको। हमने क्या बोला कि कोई हमारे पास लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में यदि कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात हमेशा F2 से होकर गुजरेगी, ठीक। यह था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, फिर सुन लो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात F2 से होकर गुजरती है, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या बोलता है उसे समझते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। इसको देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई एक प्रकाश किरण है जो कि F1 यानी मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। कोई एक प्रकाश किरण है जो मुख्य फोकस से होकर लेंस तक पहुंच रही है, और यह जब लेंस तक पहुंचती है तो लेंस से होता है इसका अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही रेखा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाती है। फिर से सुनिएगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, यानी यह मुख्य फोकस से गुजर रही है प्रकाश किरण, गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यह हमारा उत्तल लेंस है, इससे हो गया इसका अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, यानी यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यह हमारी मुख्य अक्ष, इसके यह समांतर आगे बढ़ जाती है, ठीक। यह था हमारा रूल नंबर 2। जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब देखते हैं अपने तीसरे रूल को, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी चली जाती है। यह जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र O,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कोई प्रकाश किरण लेते हैं और इसको प्रकाशीय केंद्र O से गुजारते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो जब कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से जाती है तो यह इसका विचलन नहीं होता, यह जिस रास्ते आती है उसी रास्ते तुम सीधा आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी चली जाती है। ठीक है, ठीक, फिर से सुनिएगा हम क्या बोले, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण, यानी यह प्रकाशीय केंद्र O है, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के एकदम सीधी चली जाती है। ठीक है, यही बात लिखी गई है, बिना किसी विचलन के सीधे चली जाती है। यह था हमारा रूल नंबर 3। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए।